everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का एनसीईआरटी बुक। इसमें हम चैप्टर 1 ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक की वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का, फट से जाके देख लो। देखो, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था ना, तो मैंने आप सभी को बताया था कि इस चैप्टर में हम दो इंसानों द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। पहले है इसमें टेलर सर और दूसरे हैं फ्योल। टेलर सर ने टोटल 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं और फ्योल सर ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। टेलर सर के प्रिंसिपल्स प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, फ्योल सर के प्रिंसिपल्स नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, टेलर सर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए एंड ही वाज मोर देन हैप्पी। फिर ही सॉ कि फ्योल सर ने तो 14 प्रिंसिपल्स दे दिए हैं। ये तो बहुत नाइंसाफी है, ऐसे तो मुझे कुछ वेटेज ही नहीं मिलेगा 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड्स में। तो इन्होंने बोला नहीं, मैं बच्चों को इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा, क्यों ना मैं इनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे दूं टेक्निक्स के नाम पे। बस दिमाग में ख्याल आया और बना दी आपके लिए टेक्निक्स। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बच्चे अक्सर इसके नाम से डर जाते हैं, बट आई डोंट नो क्यों डरते हैं, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही सिंपल लगती हैं और एक बार मैंने आपको ये समझा दी तो आपको ये सिंपल लगने लग जाएंगी। अब देखो, क्योंकि नंबर में ज्यादा है तो माइट भी हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी बने, बट बेयर विद इट, ठीक है। फर्स्ट है इसमें फंक्शनल फॉर्मेनशिप, सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड है मेथड स्टडी, फिर है मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, ये सब वर्क स्टडी के अंडर आ जाते हैं, और डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। और इसके बाद एक छोटी सी कॉन्सेप्ट दी हुई है मेंटल रेवोल्यूशन के नाम पे, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टेक्निक, दैट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो किस किसने देखी है? उस चैप्टर में मैंने आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया था। पहला लेवल होता है टॉप मैनेजमेंट का, फिर होता है मिडिल मैनेजमेंट का, और फिर होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, या फिर इनको ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। और इनके नीचे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो लोग जो कि एक्चुअली काम करते हैं, और वो हैं वर्कर्स। फिलहाल हमें टॉप और मिडिल को नहीं छूना है, हमें बात करनी है लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में। अब भाई देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी डिसाइड किया है, वर्कर्स तक ये बात कैसे पहुंचेगी? इनके द्वारा पहुंचेगी। वर्कर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में कौन रहेगा? ये लोग रहेंगे। वर्कर्स की प्रॉब्लम कौन सुनेगा? लोअर लेवल वाले सुनेंगे। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कौन देगा? यही लोग देंगे। तो लोअर लेवल में जो लोग आते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर, जैसे कि फॉरमैन, उनके बारे में ही है ये टेक्निक। ये बोलते हैं कि फॉरमैन वो लोग होते हैं जो वर्कर्स के साथ डायरेक्टली फेस टू फेस कांटेक्ट में रहते हैं। ये बोलते हैं कि चाहे मैनेजमेंट के लेवल्स में ये सबसे लोएस्ट रैंक पे आते हों, लेकिन स्टिल इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वर्कर से अल्टीमेटली काम करवाना इन्हीं का काम होता है। और टेलर सर ने बोला कि अगर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करानी है, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करानी है, तो आपको अपना सुपरवाइजर फॉरमैन बहुत ही जबरदस्त हायर करना पड़ेगा। अब भाई देखो, स्टूडेंट से अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए होता है तो हम टीचर जबरदस्त हायर करते हैं कि नहीं करते? अगर मान लीजिए टीचर ही फुद्दू होगा तो स्टूडेंट कैसे आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा ना। तो टेलर सर का भी यही मानना था कि ये स्टूडेंट टीचर वाला ही रिलेशनशिप है। अगर स्टूडेंट से अच्छे काम करवाने हैं, वर्कर से अच्छे काम करवाने हैं, तो जरूरी है कि आप फॉरमैन बहुत ही बढ़िया सा हायर करके लाएं। चलो अब यहाँ आ जाओ। अब ये बोलते हैं कि अगर हम बात करें एक अच्छे फॉरमैन के बारे में, जिसको वर्कर से बहुत बढ़िया तरीके से काम कराना है, तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। मतलब वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, एजुकेटेड भी होना चाहिए, टैक्टिस पावर भी अच्छी होनी चाहिए, ग्रिट अच्छी होनी चाहिए, उसकी जजमेंटल पावर अच्छी होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज भी होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, आज की दुनिया में सर्वगुण इंसान तुम्हें मिल पाएगा? चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल याद आया मुझे। इमेजिन करो ये तुम्हारे प्रिंसिपल सर है, ठीक है,
और ये एक दिन तुम्हारी क्लास में आए और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वे में अनाउंस किया कि आज से तुम्हारे सारे टीचर्स छुट्टी पे जा रहे हैं और अब तुम्हें सिर्फ एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा। मतलब इकोनॉमिक्स भी वही टीचर पढ़ाएगा, अकाउंट्स भी वही पढ़ाएगा, बिजनेस स्टडीज भी वही, इंग्लिश और हिंदी भी वही पढ़ाएगा, और आईटी भी वही पढ़ा देगा, और पीटी भी वही पढ़ा देगा। ये सुन के कैसा लगेगा तुम्हें? मैं मानती हूं कि कोई टीचर सुपर इंटेलिजेंट हो सकता है, उसको सारे सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, वो स्पेशलाइज्ड इंसान हो सकता है, लेकिन क्या इतने सारे सब्जेक्ट्स वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा? मैं बोलती हूँ एक बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छा टीचर है, क्या वो अकाउंट्स भी उतने ही इफेक्टिवली एफिशिएंटली पढ़ा पाएगा? एंड एट द सेम टाइम इतने सारे स्टूडेंट्स को पूरा दिन, इतने सारे पीरियड्स, क्या वो अकेले मैनेज कर पाएगा? सोच के देखो, सोचते ही रूह कांप जाएगी। मतलब पूरा दिन एक ही टीचर के साथ पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। मैं जब स्कूल में थी मुझे तो ये होता था, कोई बात नहीं 10 मिनट और सहन करना है इस टीचर को, उसके बाद दूसरा टीचर आ जाएगा, कोई बात नहीं 5 मिनट और है फिर दूसरा टीचर आ जाएगा। ये चीज बोल बोल के मैं अपने आप को सांत्वना देती थी। और सोचो पूरा दिन एक ही टीचर रहने वाला है तुम्हारे साथ, नो मैटर व्हाट, तो ये सांत्वना भी तुम कैसे अपने आप को दोगे? सो जब सारे सब्जेक्ट्स एक टीचर नहीं पढ़ा सकता, हर एक सब्जेक्ट पे एक टीचर की मास्टरी नहीं हो सकती, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक सिंगल फॉरमैन इतनी सारी क्वालिटीज अपने अंदर रख सकता है? नॉट पॉसिबल। इसलिए टेलर सर ने बोला, इंस्टेड ऑफ एक इंसान पे इतना प्रेशर डालने के, लेट्स हायर 8 डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। मतलब साइंस पढ़ाने के लिए अलग रख लो, मैथ्स पढ़ाने के लिए अलग रख लो, बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए अलग रख लो, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए अलग रख लो, एंड अलाइक। तो अलग अलग इंसान अलग अलग सब्जेक्ट्स में डील कर रहे होंगे, तो अपने अपने सब्जेक्ट में एक तो प्रो भी होंगे, एक्सपर्टीज भी दिखाएंगे अपने सब्जेक्ट की, स्पेशलाइज्ड वर्जन भी दिखाएंगे, और अच्छे से लोगों को मैनेज भी कर पाएंगे। अब एक इंसान एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा तो ढंग से पढ़ाएगा ना स्टूडेंट्स को, इन कंपैरिजन टू एक इंसान सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होगा। तो टेलर सर का बस यही कहना था, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो लोग होते हैं जो वर्कर से काम लेते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक इंसान के ऊपर पूरा प्रेशर ना डाल के 8 डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट हायर कर ले हम, जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट क्या काम देखेंगे, तो वो यहां लिखा हुआ है। सबसे पहले टेलर सर ने ये 8 स्पेशलिस्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी है प्लानिंग कैटेगरी, जिसमें सोच विचार वाला काम होगा, और दूसरी कैटेगरी है एग्जीक्यूशन वाली, या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्शन वाली। प्लानिंग में 4 लोग आएंगे और प्रोडक्शन में 4 लोग आएंगे। इनका मेजरली काम होगा सोच विचार करने का, और इनका मेजरली काम होगा एग्जीक्यूशन वाले पार्ट का, मतलब काम को एक्चुअली करने का। अब एक चीज और समझना है, यहाँ पे ये 8 जो लोग हैं ना, ये अलग अलग काम करने वाले हैं, तो वो काम क्या होगा ना, इससे ना बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और केस स्टडीज भी आती हैं। तो अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना या ध्यान से सुनना। देखो ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, जो नाम लिखा होगा ना इंसान का, बस वही उसका काम होगा। फॉर से यहाँ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तो ये ऐसा फॉरमैन होगा जो कि वर्कर्स के लिए ड्राफ्ट करेगा इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करेगा? वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करेगा। रूट क्लर्क उन्हें प्रोडक्शन का सही रूट बताएगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कितना समय लगना चाहिए एक काम को करने में और कितना कॉस्ट इनकर कर सकते हो वो बताएगा। और ये भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करेंगे। वहीं पे एग्जीक्यूशन में स्पीड बॉस ये इंश्योर करेंगे कि आप टाइमली तरीके से, स्पीडली तरीके से अपना काम कंप्लीट कर लें। बट यहाँ पे भी वो मेक श्योर करेंगे कि भैया सिर्फ स्पीड पे नहीं फोकस करना, काम ढंग से होना भी चाहिए, एक्यूरेटली होना भी चाहिए। तो स्पीड भी मेंटेन करनी है और काम ढंग से भी करना है। वहीं पे जो गैंग बॉस है ना, इनको ना मैं अपनी लैंग्वेज में ना मम्मी बोलती हूँ। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? मम्मी कैसे करती है ना कि सुबह अगर हमें स्कूल जाना है तो हमारे लिए हमारी ड्रेस आयरन करके रखेंगी, हमारे लिए गर्म पानी रखेंगी, या फिर हमारे लिए टिफिन पैक करके रखेंगी,
हमारा बैग बना के रखेंगी, हम स्कूल से आ रहे हैं तो हमारे लिए खाना तैयार रहता है। मतलब हमारे आने से पहले या हमारे जाने से पहले हमारे लिए सारे रिसोर्सेज रेडी करके रखती हैं, राइट। गैंग बॉस भी कुछ ऐसा ही करता है। गैंग बॉस वर्कर्स का मम्मी होता है भैया, सिंपल सी बात है। ये वर्कर्स के लिए सारे रिसोर्सेज उनके आने से पहले ही अरेंज करके रखता है, सो दैट उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, उनका टाइम ना वेस्ट हो। वहीं पे रिपेयर बॉस पापा मान लो, जैसे घर में कोई भी चीज खराब होती है तो पापा कैसे अपने टूल्स वगैरह लेके बैठ जाते हैं ना कि इसको तो मैं आज ठीक करके रहूंगा। वही रिपेयर बॉस वर्कर्स के पापा हैं कि ये मशीन वगैरह को सही हालत में रखने का काम करते हैं, ये मेंटेन करते हैं उन्हें, और किसी भी मशीन को या किसी भी चीज को रिपेयरिंग की जरूरत होती है ये मेक श्योर करते हैं वो हो जाए। इंस्पेक्टर क्वालिटी मेंटेन करने का काम करते हैं, ये मेक श्योर करते हैं क्वालिटी ढंग की आ रही है, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी, कि नहीं आ रही है। एक बार रिपीट करूं तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करते हैं, रूट क्लर्क प्रोडक्शन का रूट बताते हैं, टाइम एंड कॉस्ट नाम से समझ में आ रहा है, टाइम और कॉस्ट के बारे में बताते हैं, और ये डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। स्पीड बॉस स्पीड से काम करवाने का बट एक्यूरेटली काम करवाने का मेक श्योर करते हैं। गैंग बॉस मम्मी होते हैं, पहले से रिसोर्सेज रेडी करके रखते हैं आपके लिए। रिपेयर बॉस पापा होते हैं और ये मशीन्स का रिपेयरिंग देखते हैं। इंस्पेक्टर बेसिकली क्वालिटी इंश्योर करने का काम करता है। बस ये था फंक्शनल फोरमैनशिप, दैट्स इट। बताओ क्या डिफिकल्ट था इसमें। चलो अब ये हमारी फर्स्ट टेक्निक हो गई है। लेट्स मूव टू द सेकंड टेक्निक, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब यहां दो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, फर्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरी है सिंप्लीफिकेशन। ये दोनों ही हमें समझनी है बट पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन समझेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन का एग्जाम्पल कुछ ऐसे लो, इमेजिन करो तुम्हारी पायल मैम ने सोचा है कि खुद की एक टी शर्ट फैक्ट्री बनाते हैं, मतलब ऐसी फैक्ट्री जहां पे टी शर्ट्स बनाई जाएंगी। अब मैंने जैसे ही फैक्ट्री डाली तो मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, मैंने तरह तरह की टी शर्ट्स बना के देखी। अब जब मैंने सारी अलग अलग तरीके की टी शर्ट्स बनाई, अलग अलग साइज में, मेजरमेंट्स में, सब कुछ किया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये मैंने फर्स्ट टाइम टी शर्ट बनाई थी ना, ये बेस्ट बनी है, मतलब ये परफेक्ट है। साइज में ले लो, बाजुएं ले लो, इसकी गला ले लो, लेंथ ले लो, हर एक चीज परफेक्ट है। तो अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, मैं अपने वर्कर्स को बोलूंगी कि सारी की सारी टी शर्ट हूबहू बननी चाहिए इसी मेजरमेंट की, मतलब बाजुएं ऐसी ही होनी चाहिए, उनकी इतनी ही लेंथ होनी चाहिए, गला ऐसे ही रखना है। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां मैंने स्टैंडर्डाइजेशन लाने की कोशिश की। मैंने एक पीस बनाया और वो उनके लिए, मतलब वर्कर्स के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई देखो ये है वो स्टैंडर्ड जो तुम्हें मीट करना है। ये मैंने तुम्हारे सामने सैंपल बना के रख दिया है, अब आई वांट कि तुम हूबहू ऐसा ही कुछ बनाओ। सो टेलर भाई साहब बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर एक काम में स्टैंडर्डाइजेशन लाना, चाहे वो टी शर्ट बनाने का काम हो, चाहे वो रॉ मटेरियल्स को वर्क प्लेस पे लाने का काम हो, हर एक चीज, मतलब प्रोसेसिंग में, प्रोडक्शन में जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जितने भी स्टेप्स लगते हैं, हर एक चीज का स्टैंडर्डाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। और वो स्टैंडर्डाइजेशन कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर। So it says the best practices can be kept and further refined to develop a standard which should be followed throughout the organization. आपको पहले तो बेस्ट प्रैक्टिस डेवलप करनी है, मतलब अपना बेस्ट चुनना है, ठीक है, और उसको रीडिफाइन करना है, और वो स्टैंडर्ड बन जाएगा, मतलब वो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा जो बाकी को मीट करना होगा। जैसे घर में होता है ना, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो मार्क्स में एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, फर्स्ट से वो 90% लेके आया है, तो अब बाकी के बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भैया तुम्हें ये 90 के ऊपर ही जाना है, नीचे तो आना नहीं है, राइट। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, और आपको मेक श्योर करना होता है वो स्टैंडर्ड्स मीट हो, और इससे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ही होता है। अब समझते हैं ये सेकेंड टर्म सिंप्लीफिकेशन को। देखो वही सेम एग्जाम्पल, मैंने टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने बहुत सारी टी शर्ट्स बना दी। मैंने बोला कि मेरे पास मिनिमम 10 वैरायटी की टी शर्ट तो होनी ही होनी चाहिए, कोई भी इंसान मेरी दुकान पे आए उसको 10 वैरायटी की टी शर्ट तो दिखनी ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। बट एट द सेम टाइम मैंने एक और चीज नोटिस की कि बिकती मेरी 5 टाइप की टी शर्ट ही है, या फिर बोल देते हैं सेफर साइड 6 टाइप की टी शर्ट्स ही है, बाकी की 4 टाइप की टी शर्ट मेरी बिक ही नहीं रही है। जैसे कि ये वाली,
ये वाली कोई खरीद ही नहीं रहा था, बट मैं फिर भी प्रोड्यूस करे जा रही हूँ ये सोच के कि नहीं 10 वैरायटी तो चाहिए ही चाहिए भाई, वैरायटी दिखनी चाहिए लोगों को, नो मैटर वो वैरायटी बिक भी रही है कि नहीं बिक रही है, बट वैरायटी चाहिए भैया। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, यहां मैं डाइवर्सिटी लाने के चक्कर में अपना नुकसान कर रही हूं, मैं फालतू में वो चीज बना रही हूं जो बिक ही नहीं रही है। तो सिंप्लीफिकेशन बोलता है कम बनाओ अच्छा बनाओ, कम चीज करो अच्छी करो। तो ये फालतू की जो चीजें होती है, फालतू के जो स्टेप्स होते हैं, फालतू के जो प्रोडक्ट्स हैं, फालतू के जो साइज हैं जो नहीं बिक रहे हैं, नहीं लगते हैं, उन सबको हटाओ। उससे आपका कॉस्ट ऑफ लेबर सेव होगा, मशीन्स का कॉस्ट सेव होगा, टूल्स सेव होंगे और अल्टीमेटली बचत होगी। वही तो हमें चाहिए। हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या? कि अब प्रोडक्शन में एफिशिएंसी आए। एफिशिएंसी कैसे आएगी? कॉस्ट कम करके आएगी। तो जो चीजें नहीं बिक रही हैं, जो चीजें चल ही नहीं रही हैं, जो चीजों का कोई मतलब ही नहीं बनता, उनको हटाओ परे। तो सिंप्लीफिकेशन बोलता है चीजों को बहुत ही ज्यादा सिंपल रखो, सरल रखो, फालतू की चीजें जो नहीं रिक्वायर्ड है उनको हटाओ, जो चीजें रिक्वायर्ड है उनको रखो। इससे कॉस्ट सेव होगा और आपकी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगी। ये है आपका सेकेंड टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन लाओ, मतलब स्टैंडर्ड सेट करो एंड वर्कर से मेक श्योर कराओ कि वो स्टैंडर्ड्स को मीट करें। और दूसरा, जिन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिन साइजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिन वेराइटीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन सबको क्या टाटा बाय बाय बोल दो। चलो अब आ जाते हैं हमारे थर्ड टेक्निक पे, जो कि है मेथड स्टडी। ये क्या बोलती है? इमेजिन करो एक दिन तुम्हारा सांभर खाने का बहुत ज्यादा मन किया, बट तुम्हारे को बाहर से नहीं ऑर्डर करना था। तुमने बोला आज तो मैं घर पे ही बढ़िया सा सांभर बनाऊंगा। आधा तो तुम्हें कुछ था नहीं, रेसिपी तुम्हें पता नहीं थी, तो तुमने क्या किया? यूट्यूब पे एक वीडियो खोल ली। उस वीडियो में बताया गया 100 स्टेप्स फॉर मेकिंग टेस्टी सांभर। मतलब जो भी इंसान बना रहा था वो बहुत ही शिद्दत से सांभर बना रहा था और उसने 100 स्टेप्स बता दिए आपको सांभर बनाने की, कि पहले ये डालो, फिर वो डालो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। तुमने ऐसे सांभर बनाया, बड़ा स्वाद आया तुम्हें। नेक्स्ट हफ्ते फिर तुम्हारा सांभर खाने का मन किया, फिर तुम्हारा मन हुआ कि नहीं भाई मुझे बाहर से नहीं मंगवाना है। लेकिन आज दिक्कत ये थी कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं था, तुम्हारे पास बहुत सारे पेंडिंग काम थे। तो पिछली बार जो तुमने YouTube वीडियो देखी थी ना, जिसमें 100 स्टेप्स दिखाए थे सांभर बनाने के, तुमने वो नहीं खोली। तुमने उसकी नेक्स्ट वीडियो खोल ली जिसमें सिर्फ 10 स्टेप्स में टेस्टी सांभर बन रहा था। तुमने फिर सांभर बनाया उसी तरीके से जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया था, और तुम्हें इस बार भी सांभर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजेदार लगा। मतलब बिल्कुल टक्कर दे रहा था वो 100 स्टेप वालों को। अब मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट टाइम जब तुम सांभर बनाओगे तो तुम कौन से वाला तरीका अपनाओगे? मैं बोलूं ये 10 स्टेप वाला सांभर और भी ज्यादा टेस्टी इन कंपैरिजन टू 100 स्टेप्स वाला। अब बताओ कौन से वाला तरीका अपनाओगे? भाई कोई भी समझदार इंसान होगा वो यही तरीका अपनाएगा ना, कम टाइम में कम एफर्ट्स लगाए ज्यादा बढ़िया काम हो रहा है, राइट? मेथड स्टडी भी कुछ ऐसा ही बोलता है। मेथड स्टडी बोलता है सांभर बनाने के 10 तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप कौन से वाला तरीका चुनेंगे? जो तरीका आपके पैरामीटर्स पे बेस्ट बैठता है, कम समय में, कम एफर्ट्स में, कम स्टेप्स में टेस्टी खाना बन रहा है, तो आप क्यों नहीं जाओगे उस तरफ? तो ऑर्गेनाइजेशन में भी हर काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको बस वो तरीका चुनना चाहिए जो कि आपको मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट दे दे। मतलब कॉस्ट तो आपकी क्या लग रही है? मिनिमम लग रही है, लेकिन बेनिफिट्स आपको क्या मिल रहे हैं? जबरदस्त मिल रहे हैं। सो ऐसा मेथड जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम लग रही है लेकिन सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी कस्टमर के पास मैक्सिमम जा रहा है, वो वाला मेथड पिक करो और उसी से ही अपना पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट करो। नेक्स्ट है आपका मोशन स्टडी। अब देखो, तुम बढ़िया एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैठे पढ़ने के लिए अपने स्टडी टेबल पे, ठीक है, मस्त आराम से पढ़ रहे थे, अच्छा फ्लो बना हुआ था तुम्हारा, मजा आ रहा था तुम्हें पढ़ने में। बट अचानक से क्या हुआ? तुम्हें प्यास लग गई, तुम उठे और तुम गए कहाँ पे? किचन में। तुमने ग्लास पानी का भरा, पिया, वापस आए,
फिर से बैठ गए पढ़ने के लिए। आधा घंटा फिर गुजरा, फिर तुम्हें प्यास लग गई, फिर तुम उठे, ग्लास में पानी लिया किचन से, पिया, फिर वापस आके बैठ गए। फिर तुम्हें थोड़ी देर में फिर प्यास लग गई, फिर तुम किचन पहुंच गए, फिर तुमने ग्लास भरा पानी का, फिर पानी पिया, वापस आए, फिर बैठे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां पे इंस्टेड ऑफ बार बार तुम उठते, पानी लेने के लिए किचन में जाते, ग्लास भरते, पीते, वापस आते, अगर तुमने अपने पास ही स्टडी टेबल पे 2 बॉटल्स पानी की भर के रख दी होती, तो तुम्हारा कितना टाइम, एनर्जी सेव होती। जब भी तुम्हें प्यास लगती, तुम बॉटल खोलते, पानी पीते, फिर अपने काम में लग जाते, बॉटल खोलते, पानी पीते, फिर अपने काम में लग जाते। बट इंस्टेड तुम क्या कर रहे थे, तुम बार बार किचन में जा रहे थे, वहां पे जाते हुए रास्ते में मान लो कहीं टीवी चल रहा था, तुम वहां पे रुक जा रहे थे 2 मिनट के लिए टीवी देखने के लिए, किचन में गए, पानी पीने के साथ साथ भूख लग गई, कुछ खाने बैठ गए, या फिर तुम वापस आते आते तुम्हारा पढ़ाई का मूड ही चेंज हो गया। कितनी डिस्टर्बेंस हुई बिना मतलब के। क्या ये स्टेप्स जो तुमने लिए, क्या ये एफर्ट्स जो तुमने लगाए बार बार पानी लाने में, वॉज रिक्वायर्ड? आंसर है नहीं। सीधा तुम्हें बॉटल्स अपने पास रखनी थी, बॉटल से पीते रहते, तुम्हारा फ्लो भी नहीं टूटता पढ़ाई का, बढ़िया तरीके से तुम्हारी प्यास भी मिटती रहती। मोशन स्टडी कुछ ऐसा ही बोलता है। मोशन स्टडी बोलता है कि जब भी कोई इंसान काम कर रहा होता है, उसकी सारी मूवमेंट्स को नोटिस करना चाहिए। उन मूवमेंट्स में से जो मूवमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है उनको हटा देना चाहिए। फर्ज से एक इंसान है, थोड़ा सा काम करता है, फिर सुट्टा मारने के लिए बाहर चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर थोड़ा सा काम करता है, फिर सुट्टा मारने के लिए बाहर चला जाता है। अब वो बाहर जाना ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर बाहर जाना होता है, तो जब वो पैदल चल के जाता है आधा किलोमीटर, फिर वापस आता है 1 किलोमीटर, उसकी आधी एनर्जी वैसे ही चली जाती है। तो ये फालतू की एक्स्ट्रा मूवमेंट्स जो तुम कर रहे हो, वो जो तुम्हारी एनर्जी ले रही है, उस एनर्जी को तुम कहीं प्रोडक्टिव वे में भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। जो बार बार किचन तक उठ के तुम जा रहे हो पानी पीने के लिए, वही एफर्ट्स तुम अपने पढ़ाई में लगा लेते और ज्यादा, तो तुम्हारे को अच्छे मार्क्स मिल जाते, और बढ़िया मार्क्स मिल जाते। तो काम करते हुए जब भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनकी मूवमेंट्स नोटिस करनी चाहिए। जो मूवमेंट्स आपको लगती हैं कि रिक्वायर्ड नहीं है, जबरदस्ती हो रही हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता, उन मूवमेंट्स को तुम क्या करो, एलिमिनेट करो। इससे टाइम कम लगेगा और काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तुम पढ़ रहे थे, फिर तुम पानी लेने जा रहे थे, फिर पढ़ रहे थे, फिर पानी लेने जा रहे थे। जहां तुम्हारा 30 मिनट्स में चैप्टर हो जाना चाहिए था, वहीं तुम्हें 40 मिनट्स लग गए, फालतू के 10 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए ना। वहीं तुमने पानी पी लिया होता यहीं से बॉटल से, तुम्हारे ये 10 मिनट सेव हो जाते, राइट? सो मोशन स्टडी आपकी मूवमेंट्स में फालतू की मूवमेंट्स निकालने के बारे में बात करता है, ताकि कम टाइम में ज्यादा काम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ये था मोशन स्टडी। नाउ लेट्स मूव टू टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या बोलता है? टेलर भाई साहब बोलते हैं कि हर काम को करने का एक रिस्पेक्टिव टाइम ड्यूरेशन होता है। मतलब हर काम को अगर आपको अच्छी तरीके से करना है तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन असाइंड होता है, आपको उसके बारे में पता लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मेरे को पता लगाना है कि एक चैप्टर को फिनिश करने में स्टूडेंट्स को कितना टाइम लगता है। तो मैंने मेजरमेंट की कि भाई एक चैप्टर जो कि छोटू सा चैप्टर है, उसको फिनिश करने में स्टूडेंट्स को 20 मिनट लगेंगे। तो मुझे पता चल गया कि इस चैप्टर को एफिशिएंटली 20 मिनट्स में कंप्लीट किया जा सकता है। टाइम ड्यूरेशन आपको वही बताता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पता करने के बाद क्या, क्यों पता किया आपने ये चीज? एक चैप्टर 20 मिनट में खत्म होता है, क्या मिल गया आपको ये पता करके? तो उसका आंसर ये है कि अब मैं जब स्टूडेंट्स को ये चैप्टर पढ़ने के लिए दूंगी, एक स्टूडेंट लगाएगा फॉर से 30 मिनट, दूसरा स्टूडेंट लगाएगा 25 मिनट, तीसरा स्टूडेंट लगाएगा 20 मिनट, चौथा स्टूडेंट लगाएगा 40 मिनट। तो मुझे यहां से क्लैरिटी मिल जाएगी ना कि मेरा कौन सा वाला स्टूडेंट एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है, कौन से वाला नहीं।
जो बच्चा 40 मिनट लगा रहा है 20 मिनट का काम कंप्लीट करने में, मतलब वो बिल्कुल भी एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर रहा। जो 30 मिनट लगा रहा है मतलब उसको भी वर्क करने की जरूरत है। जो 20 मिनट में फिनिश कर रहा है मतलब वो बढ़िया काम कर रहा है। तो हर काम को करने का एक ड्यूरेशन होता है जिसमें वो काम आसानी से किया जा सकता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको मिनिमम ड्यूरेशन चूज करना है, नहीं, आपको वो ड्यूरेशन चूज करना है जिसमें आसानी से वो काम कंप्लीट किया जा सकता है बढ़िया तरीके से। तो टेलर भाई साहब बोलते हैं सबसे पहले वही मेजर करिए कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, सो दैट आप ये डिसाइड कर पाए कि लोग क्या उस टाइम ड्यूरेशन में काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आपको पता लगाना है कि वो कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली वर्क ऑन इट। और फिर आपको क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा। सो ये हो गया हमारा टाइम स्टडी। चलिए नेक्स्ट है फिटीग स्टडी। ये क्या बोलता है, देखो जब सुबह हम स्कूल जाते हैं, मतलब तुम जाते हो, मैं जाया करती थी, तब हम कैसे होते हैं, बिल्कुल एनर्जी से फिल्ड, बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर्ड अच्छे से, मतलब यूं कि हाँ वी आर रेडी टू फेस दिस डे, राइट। लेकिन वहीं पे लंच तक आते आते हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, मानते हो कि नहीं। मतलब सुबह तो फिल ऑन एनर्जी रहेगी लेकिन उसके बाद तुम क्या हो जाओगे, डल हो जाओगे, और ये साइकिल रिपीट होती है। लंच के बाद तुम फिर से ऐसे हो जाते हो, और जब घर जाने की बारी आ रही होती है तब भी तुम ऐसे हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी। ये बोलते हैं कि ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी जब लगातार काम करती रहती है ना, तो थोड़े टाइम बाद उनको रेस्ट चाहिए होता है। तुमने माइट भी अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा कि एक मशीन को लगातार चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो थोड़ा सा ब्रेक मांगती है कि भाई बहुत हो गया, मुझसे बहुत तुमने काम निकलवा लिया, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम मुझे भी सांस लेने दो, राइट। बस वही ह्यूमन माइंड और बॉडी के साथ होता है। जब लगातार इनसे काम करवाते जाओ करवाते जाओ करवाते जाओ, तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये ढीली पड़ जाती है, इनको रेस्ट चाहिए होती है, इनको वापस से अपना स्टैमिना रीगेन करना होता है, इनको वापस से अपने दिमाग को बूस्ट करना होता है। ऐसा ही सेम जैसा तुम्हारे साथ स्कूल में होता है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के साथ होता है। सुबह जब वो आते हैं नहा धो के मस्त तरीके से, तब वो फुल ऑन एनर्जी के साथ आते हैं कि आज तो बढ़िया कुछ काम करेंगे, लेकिन काम करते 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 बेचारे थक जाते हैं और उनको चाहिए होता है फिर रेस्ट, ताकि उनका स्टैमिना वापस आ सके। अब क्वेश्चन उठता है कि फिटीग स्टडी में हम क्या पता लगाते हैं। इसमें बेसिकली हम ये पता लगाते हैं कि किसी को कितना फ्रीक्वेंटली ब्रेक देना है और कितने टाइम ड्यूरेशन का देना है। जैसे स्कूल में यूजुअली ऐसा होता है कि 4 पीरियड्स के बाद स्टूडेंट्स को ब्रेक मिलेगा, आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। अब ये दोनों चीजें उन्होंने कैसे डिसाइड की, टीचर्स ने कैसे डिसाइड की, स्कूल मैनेजमेंट ने कैसे डिसाइड की। क्यों उन्होंने 2 पीरियड के बाद ब्रेक नहीं दे दिया या 6 पीरियड के बाद ब्रेक नहीं दे दिया? क्यों उन्होंने 1 घंटे का ब्रेक नहीं दिया, 15 मिनट का ब्रेक नहीं दिया? कुछ लॉजिक्स लगाए होंगे ना कि 4 पीरियड्स के बाद और 30 मिनट का ही ब्रेक मिलेगा स्टूडेंट्स को। यही दोनों चीजों के बारे में पता लगाते हैं हम फिटीग स्टडी में, कि वर्कर्स को कितने ड्यूरेशन के बाद ब्रेक देना है और कितना फ्रीक्वेंटली उनको ब्रेक देना है, कितने अमाउंट का ब्रेक देना, मतलब कितने ड्यूरेशन का ब्रेक देना है। सो फिटीग स्टडी इज ऑल अबाउट रेस्ट, कि रेस्ट कब दिया जाएगा वर्कर्स को। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ, एक घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक है बहुत समझदार और एक है बिल्कुल नालायक। अब क्या पेरेंट्स दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं? चाहे पेरेंट्स कितना भी बोल लें कि हमारे बच्चे हमारी आंखों के तारे हैं, मतलब हमारे लिए इक्वल है, नो मैटर वो कैसे भी हैं, लेकिन आपने यूजुअली देखा होगा जो समझदार बच्चा होता है उसको ज्यादा लाड ज्यादा प्यार मिलता है, और जो नालायक बच्चा होता है उसको ज्यादा डांट फटकार मिलती है। मानते हैं कि नहीं? तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई समझदार वर्कर है या कोई नालायक वर्कर है,
उन दोनों को सेम ट्रीटमेंट कैसे मिल सकती है? जो समझदार वर्कर होगा ऑब्वियसली उसको ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए इन कंपैरिजन टू नालायक वर्कर। अब ऑर्गेनाइजेशन में हम समझदार और नालायक टर्म्स नहीं इस्तेमाल करते, हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। ये बोलते हैं कि एक वर्कर है, बहुत दिल लगा के काम कर रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, अपना 100% दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। अगर हम उसको सेम ट्रीटमेंट देंगे ऐसे इंसान के कंपैरिजन में जो कि बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, लेजी तरीके से बैठा रहता है सारा टाइम, तो इसके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा? अगर हमें दोनों को ही मोटिवेटेड रखना है तो हमें ये इंसान जो कि अपना 100% दे रहा है उसको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी ना, ताकि ये खुद तो मोटिवेटेड रहे, इसको देख के ये लेजी वाला भी मोटिवेट हो जाए। और जैसे परिवार में भी समझदार को ज्यादा प्यार क्यों दिया जाता है? ताकि नालायक उससे सीखे और वो भी समझदार बनने की कोशिश करे। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम एफिशिएंट वर्कर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं ताकि इनएफिशिएंट वर्कर उसे देख के जलने की बजाय कुछ सीखे और खुद भी एफिशिएंट बनने की कोशिश करे। अब ये होता कैसे है, न्यूमेरिकली मैं आपको बताती हूँ। ऐसे मानिए कि एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि हर वर्कर को पर डे 50 यूनिट्स बनानी है। ठीक है, ये मिनिमम यूनिट है जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो एफिशिएंटली वो बना सकते हैं। हमने बोला कि कोई वर्कर अगर 50 से कम यूनिट्स बनाएगा तो उसको 80 रुपीज पर यूनिट हम पैसे देंगे, लेकिन अगर कोई वर्कर 50 यूनिट्स या 50 के अबव बना देता है तो हम उसको 100 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग पैसे देंगे। हमने क्या किया? हमने दोनों का ही वेज में डिफरेंस ला दिया। हमने बोला कि 50 मिनिमम यूनिट्स बनाने हैं, अगर आप बना पाए तो 100 रुपीज पर यूनिट ले जाइएगा, अगर नहीं बना पाए तो आपका जो पर यूनिट रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जो कि 80 हो जाएगा। अब एक इंसान है जिसने सिर्फ 48 यूनिट्स बनाई, तो उसको 48 इंटू 80 करके पेमेंट मिलेगी। लेकिन वहीं पे दूसरा इंसान है जिसने 52 यूनिट्स बनाए, तो उसको 52 इंटू 100 करके पेमेंट मिलेगी। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या बोलता है कि एफिशिएंट वर्कर को इनएफिशिएंट वर्कर से अलग करने के लिए हम दोनों की ही वेजेस में डिफरेंस ला देते हैं। हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, कोई अगर वर्कर इस स्टैंडर्ड को मीट कर लेता है तो उसको अलग पेमेंट मिलेगी, और अगर कोई नहीं कर पाता तो उसको अलग पेमेंट मिलेगी। अब यहां से ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये वाला जो है ये इनएफिशिएंट है, ये वाला जो है वो एफिशिएंट है। और इनएफिशिएंट वाला मोटिवेट कैसे होगा? उसको ऐसा लगेगा यार 2 यूनिट्स और बना देता हूँ, मेरे को 100 रुपये मिल जाएंगे पर यूनिट, वरना मुझे हर यूनिट का 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो वो थोड़ा और शिद्दत लगा के 2 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करेगा। और ये वाला तो यही सोचेगा यार मुझे तो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, मुझे तो बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, आई शुड वर्क मोर एक्टिवली। तो इस तरीके से क्या होगा? दोनों के अंदर ही मोटिवेशन लाया जा सकता है। तो एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड देने के लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था छोटू सा दिया हुआ है, वो है मेंटल रेवोल्यूशन। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस किस को मिलके बनती है? वर्कर्स और मैनेजमेंट को मिलके। वर्कर्स मैनेजमेंट के बिना अधूरे हैं एंड वाइस वर्सा। एक के बिना दूसरे की गाड़ी नहीं चल सकती, दूसरे के बिना पहले की गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन आपस में इनका रिलेशनशिप पता है कैसे होता है? इनका रिलेशनशिप होता है सास बहू वाला। जनरली ऐसा बोला जाता है ना, सास बहू की कभी नहीं पड़ती। मतलब सोसाइटी ने ऐसा मिथ क्रिएट कर दिया है कि सास बहू की तो बन सकती है ही नहीं। बट क्या कभी ऐसा हुआ नहीं है लाइफ में कि किसी सास बहू की बन रही हो? ऑब्वियसली ऐसा हुआ है। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, ये जो जनरल मिथ प्रेवलेंट है ना, इसको थोड़ा सा साइडलाइन करते हुए वर्कर्स को मैनेजमेंट के बारे में अच्छा सोचना है, मैनेजमेंट को वर्कर्स के बारे में अच्छा सोचना है, सास बहू के बारे में अच्छा सोचे, बहू सास के बारे में अच्छा सोचे, रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। तो मेंटल रेवोल्यूशन में वो सिर्फ इन दोनों के दिमाग को थोड़ा सा रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश करते हैं कि भैया एक दूसरे के बारे में इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग वे में कोऑर्डिनेटिंग वे में सोचिए।
मतलब आपको आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, रादर आपको दोनों को मिल के, जैसे सास बहू दोनों मिल जाए तो घर सफल हो जाता है, घर बढ़िया बन जाता है, घर एक बहुत अच्छी प्लेस बन जाती है रहने के लिए। वैसे ही वर्कर्स और मैनेजमेंट मिल जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही खूबसूरत जगह बन जाती है जहां पे एफिशिएंसी तो रहेगी ही रहेगी। सो मेंटल रेवोल्यूशन इज नथिंग, जस्ट इन दोनों का ब्रेन वॉशिंग, दैट्स इट। इन दोनों को बस कोशिश करनी है कि एक दूसरे के भले के बारे में सोच, एंड दैट्स इट। यहाँ आपकी सारी टेक्निक्स कंप्लीट हो गई हैं। मैं फटाफट आपको रिवाइज करा दूं तो फंक्शनल फॉरमैनशिप में ये बोलते हैं कि 8 फॉरमैन्स रखने हैं जो कि वर्कर्स को अलग अलग चीज में गाइड करेंगे और कोशिश करेंगे वर्कर्स से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट ले सके। स्टैंडर्डाइजेशन में हम एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर देते हैं और बाकी सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और सिंप्लीफिकेशन में हम फालतू की जो डाइवर्सिटी होती है उसको हटा के जो यूजफुल चीजें हैं उन्हीं को ही रखते हैं। मेथड स्टडी में हम सारे मेथड्स एक्सप्लोर करते हैं किसी भी काम को करने के, और उनमें से फिर बेस्ट वन चूज करके उससे काम करना शुरू कर देते हैं। मोशन स्टडी में हम मूवमेंट्स नोटिस करते हैं और हम ये देखते हैं कौन सी मूवमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, उनको एलिमिनेट करके हम एक सक्सेसफुल तरीका ढूंढ के निकालते हैं काम करने का, टाइमली तरीके, जल्दी जल्दी। टाइम स्टडी में हम एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स करते हैं किसी भी काम को एफिशिएंटली करने का, और मेक श्योर करते हैं कि उस टाइम के अंदर अंदर काम हो जाए, और अगर कोई नहीं कर पा रहा तो वो इनएफिशिएंट बन जाए। फटीग स्टडी में हम रेस्ट इंटरवल्स के बारे में बात करते हैं, और डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम में हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट को अलग अलग पेमेंट देने के बारे में बात करते हैं ताकि हम दोनों को ही मोटिवेटेड रख सकें। मेंटल रेवोल्यूशन में कुछ नहीं है, वर्कर्स और मैनेजमेंट की आपस में जो कॉन्फ्लिक्टिंग सोच चलती है उसको बदल के, ब्रेन वॉश करके उनके कोऑपरेटिंग वाली सोच एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। आई नो थोड़ी सी लेंदी हो गई है ये वीडियो, बट क्या कर सकते हैं, सारे टेक्निक्स एक साथ कवर करने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ फटाफट जाके शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे 12th क्लास का पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए आने वाला है बहुत ही जल्दी। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।